अगर आपको लेह लद्दाख के बारे में नहीं मालूम है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ अनरेस्ट क्यों है, तो शायद आप सोचोगे ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो, ये मिडल ईस्ट से है, शायद गाज़ा से ये फ्रेश तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन दुःख की बात ये है कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो, वो हमारे ही देश और हमारे ही देश के एक बहुत शांतिपूर्ण प्रांत से आ रही है, लद्दाख से आ रही है, लेह से आ रही है, जहाँ के लोग सबसे फ्रेंडली, सबसे पीसफुल माने जाते हैं। आज वो भी आगजनी करने लगे हैं, वो भी इतने नाखुश हो गए हैं सेंट्रल केंद्र सरकार से कि वो ये सारी हरकतें करने लगे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे हैं। ऐसा क्यों हुआ? सरकार अपनी बचत में क्या कहने की कोशिश कर रही है? क्यों सोनम वांगचुक को अब टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है? क्यों होम मिनिस्ट्री अब कह रही है कि इस सारे वायलेंस के पीछे सोनम वांगचुक थे, जो पिछले 6 सालों से तो शांतिपूर्वक तरीके से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक इंसिडेंट होने के बाद अब उन्हें विलेन डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। शायद इसलिए भी क्योंकि सरकार अपनी नाकामी जो इग्नोर किया है लेह लद्दाख के उनके लोगों के डिमांड को, उसको छुपाने के लिए भी एक मेगा प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया है। देशभक्त का आज का एपिसोड इसलिए खास है, न कि आपको सिर्फ लेह लद्दाख में क्या हुआ है उसको बताने के लिए, लेकिन आपको यह समझाने के लिए कि किस तरीके से लोगों के जेन्युइन डिमांड्स को छुपाकर अब इसे एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना दिया जा रहा है, जहां चाइना भी आ रहा है, CIA भी आ रहा है, कांग्रेस भी आ रहा है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक मेगा प्रोपेगेंडा मशीनरी चला रही है, जिससे लेह लद्दाख के लोग हमसे और भी दूर हो जाएंगे, हमसे और भी खफा हो जाएंगे। अभी तो नेपाल में मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स को झापड़ पड़ रहे हैं, लेकिन अब यही सिचुएशन लद्दाख में भी हो जाएगा। आयरनी तो यह बात है कि लद्दाख ने, सोनम वांगचुक ने, जब आर्टिकल 370 आया था, जब कश्मीर की स्टेटहुड ले ली गई थी, तब उन्होंने इस बात को सेलिब्रेट किया था। आज उनको समझ में आ रहा है कि सरकार का बर्ताव क्या होता है। आज उन्हें समझ में आ रहा है कि कैसे उन्हें भी कश्मीरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। लद्दाख के लोगों को भी अब समझ में आ रहा है एलियनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है, हैवी हैंड ऑफ द गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। इस सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब सबसे पहले आपको बता दें हुआ क्या। 24 सितंबर को 6 साल से चल रहे इस प्रोटेस्ट में एक वायलेंट रूप ले लिया। अब वो वायलेंट रूप क्यों लिया वो समझना बहुत जरूरी है, लेकिन इस प्रोटेस्ट के चलते, 6 साल से इस प्रोटेस्ट के चलते सोनम वांगचुक और भी दूसरे जो वहां के सिविल सोसाइटी जो मूवमेंट है, उन्होंने कोशिश की थी कि सरकार को अपनी मांगे बिल्कुल पीसफुल तरीके से सामने रखी जाए। इस वायलेंस के बाद ऑब्वियसली वहां कर्फ्यू लग चुका है, गैदरिंग्स, प्रोटेस्ट, सब कुछ बैन हो चुका है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो, लेकिन काफी टेंस है। अगर हम बात करें कारगिल के बारे में, तो कारगिल में भी बंद ऐलान किया गया है। लेह में जो हुआ उसके साथ सॉलिडारिटी रखने के लिए लेह में खुद भी अभी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स चल रहे हैं। लद्दाख में ऐसे प्रोटेस्ट अगर आप किसी से पूछोगे तो ऐसे प्रोटेस्ट नहीं देखे गए हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे देश में? नेहरू ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो इतना शांतिपूर्ण जो प्रोविंस था, इतने शांतिप्रिय लोग थे? अगर आप कभी भी लद्दाख गए हो तो आप जानते हो कि हमारे देश में सबसे फ्रेंडली लोग आपको शायद लद्दाख में ही मिलेंगे। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो काफी टाइम से हो रहा था। अगर आपको नहीं मालूम है तो एक एपिसोड देख लीजिएगा जो हमने पहले बनाया था, उसका नाम ही है डेथ ऑफ प्रोटेस्ट। हमने पिछले साल बनाया था और उसमें सोनम वांगचुक ही हैं सबसे ज्यादा आगे फ्रंट लीडिंग में, और हमने यही आर्ग्यू किया था कि हमारे देश में अब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का एज ही खत्म हो चुका है। किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगी, ना लोगों को घंटा फर्क पड़ेगा, सरकार तो वैसे में भी नहीं सुनेगी। अनफॉर्चुनेटली वही चीज आज सच हो गई है। जब लोगों ने नहीं सुना, मीडिया ने नहीं दिखाया, सरकार ने एकदम अनदेखा कर दिया, तो वहां लोग भड़क गए। वायलेंस का भी किसी भी सॉल्यूशन का नतीजा नहीं हो सकता है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि वायलेंस हुआ क्यों, लोग आउट ऑफ पेशेंस क्यों हो गए, यह भी समझना काफी जरूरी है। वायलेंस के बाद सोनम वांगचुक ने खुद ही इस अपने जो अनशन है, अपना जो प्रोटेस्ट है, उसे विड्रॉ कर लिया। उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने उनसे कहा कि आप ये गलत रास्ते पर चले गए हो, क्योंकि सोनम वांगचुक के जो व्यूज हैं वो खुद ही गांधीयन व्यूज हैं। लेकिन उल्टा सरकार ने ही अब इस पूरे घटना के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि सोनम वांगचुक ही हैं जो ये यूथ को मिसगाइड कर रहे थे, उन्हीं के डायरेक्शंस के ऊपर जाकर ये पूरा वायलेंस हुआ है। अब ये बात कितनी सच है, कितनी गलत है, कितना झूठ है, कितना प्रोपेगेंडा है, वो भी आज के एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं जो क्रोनोलॉजी है वो क्या हुआ था। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है इस चीज में, क्योंकि हम सिर्फ आगजनी देखेंगे, वायलेंस देखेंगे, सीधा चाइना पर चले जाएंगे, अमेरिका पर चले जाएंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स पर चले जाएंगे, लेकिन यह मामला उससे थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा है। और कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, 6 सालों से यह प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन और ऑन एंड ऑफ अनशन चलता रहा, प्रोटेस्ट चलता रहा, कॉल ऑन कॉल ऑफ होना रहा कि भैया सरकार हमारी बात सुन लो। कभी मार्च हो रहा है टू दिल्ली और कभी अनशन हो रहा है। 10 सितंबर से फिर से वांगचुक बैठते हैं अपने अनशन पर। सोनम वांगचुक के कोर जो डिमांड्स हैं
उसको लेकर फिर से एक बार जब अनशन शुरू होता है तो सेंटर ने पहले तो एकदम नासुनी कर दी इस बात को। 10 सितंबर की बात बता रहा हूं मैं। उसके बाद 21 सितंबर के आसपास होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्ड करती है, कहती है अच्छा ठीक है हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो बातचीत के टर्म्स थे, बातचीत करने का जो ढंग था, हमें सब मालूम है कितनी हम्बल है हमारी सरकार, उससे नाखुश होकर कि हमारे जो मेन डिमांड्स हैं उसको सरकार नहीं सुनने की कोशिश कर रही है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे सरकार खुद ही सेट करने की कोशिश कर रही है, उससे हम नाखुश हैं। तो ये हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रहा। हंगर स्ट्राइक 23 सितंबर में जाकर एक ऐसे अहम फेज पर आ जाता है जहां 2 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं इससे ना जो लोगों का पेशेंस था, जो अनशन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सपोर्टर्स थे, उनका कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट, उनका कहीं ना कहीं जो पेशेंस है वो टूटता है। और 24 को आप इस तरीके की वायलेंस देखते हो। वांगचुक ने इस वायलेंस के बाद कहा, ट्वीट करके कहा, आई अपील टू द यंगर जनरेशन नॉट टू रिजॉर्ट टू वायलेंस, इट विल अंडू आवर 5 years of efforts, दिस इज नॉट आवर वे, वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट आवर डिमांड्स टू द गवर्नमेंट बाय पीसफुल मीन्स एंड आई वांट देम टू हियर आवर मैसेज ऑफ पीस। लेकिन वांगचुक ये सब कहते रहे, सरकार को तो एक स्केपगोट चाहिए था कि भैया ये तो हमारे वजह से नहीं हुआ है, किसी ने करवाया है, ये तो कंस्पिरेसी हो सकता है, हमसे तो कोई गलती नहीं हो सकती है। और वो कंस्पिरेसी एंगल के बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये जब क्रोनोलॉजी हो जाती है तो सरकार का रिएक्शन जो होता है, जिस तरीके से गोलियां चलती हैं, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि नए भारत में आप अगर प्रोटेस्ट करोगे और अगर गलती से कुछ भी वायलेंस हो जाता है तो उसका जवाब आपको सीधे गोली और मौत से ही मिलेगा। और इसके बाद जो लद्दाख में क्रैकडाउन होगा वो कश्मीर जैसे ही क्रैकडाउन होगा, इस पर अभी कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात यहां तक आई कैसे, यह समझना जरूरी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में आप देखोगे किस किस तरीके के प्रोपेगेंडा चलाए गए हैं कि सोनम वांगचुक एक टेररिस्ट है, कोई कह रहा है सोनम वांगचुक चाइनीज एजेंट है, दूसरा कह रहा है, कोई कह रहा है कि यह चाइना ने करवाया है क्योंकि वहां रेयर अर्थ मटेरियल्स मिले हैं, मिनरल्स मिले हैं। वो रेयर अर्थ हम 5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन आज तक वो रेयर अर्थ वहां से निकला नहीं, हम चाइना के मोहताज ही रह गए। क्योंकि फैक्ट यह है कि वहां जो रेयर अर्थ मिला है वो एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटी में नहीं मिला है, वो फीजिबल नहीं है फॉर एक्सट्रैक्शन, वो उसकी ना क्वालिटी और ना उसकी डेंसिटी उतनी अच्छी है। तो बात रेयर अर्थ की नहीं है, बात कोई फॉरेन इंटरवेंशन की नहीं है, बात हमारी ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की है, डोमेस्टिक डिमांड्स की है। इन वजह से हुआ है। 4 जो डिमांड्स है, जैसे सरकार उसे नहीं सुन रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें भी क्या पड़ी है, हम तो अपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इतना बिजी रहते हैं कि लेह लद्दाख और मणिपुर की बातें कौन सुने। लेकिन अगर आपको दिलचस्पी है तो यह समझ लीजिए कि वहां के लोग किन 4 डिमांड्स को लेकर बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेटहुड ऑफ लद्दाख। एक टाइम पर जब आर्टिकल 370 से उनका स्टेटहुड छिन जाता है, वो यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं, तो उनको लगा था कि नहीं वहां खुशहाली आएगी, सेंटर उन पर फोकस करेगा। लेकिन पिछले 5-6 सालों में उनको समझ में आ गया है कि किस तरीके से उनका एक तरीके से पोपट बना है कि सरकार ने एक रत्ती भर भी कोई ऐसा मेजर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े पूंजीपतियों को भेजने की बात है। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनकी ऑटोनॉमी, उनका जो कंट्रोल है अपनी जिंदगी के ऊपर, उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो थ्रेटन हो जाएगा जब सरकार अपनी मनमानी दिल्ली से बैठकर लद्दाख के ऊपर करेगी, उनको यूनियन टेरिटरी बनाकर रखेगी। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड अब वापस कब दे रहे हो। तो लद्दाख के लोग बोल रहे हैं हमसे क्या गलती हो गई, हमारी भी तो स्टेटहुड की मांग है, हमें भी तो अपना स्टेटहुड चाहिए। वो भी अपने एरिया, अपने रीजन से बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टेटहुड की मांग कोई गलत मांग नहीं है और वो एक सही चीज के लिए मांग कर रहे हैं, जिससे अपने रिसोर्सेज, अपने लाइवलीहुड को वो सस्टेन कर पाए। दूसरा डिमांड, और ये बहुत क्रिटिकल है, कि उनको 6th शेड्यूल के अंदर प्रोविजन चाहिए। दे वांट टू बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 97% तो ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो 6th शेड्यूल का जो एक फॉर्मूला होता है उसमें वो फिट आते हैं। इससे क्या होगा, लेजिस्लेटिव और जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो उनके पास आएंगी, जो अभी दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है वो उनके पास आएंगी। ये उनका एक बहुत सेकंड और मेन डिमांड है। तीसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन। याद रखिए कि ले काफी पढ़ा लिखा इलाका है, लेकिन अगर हम वहां की अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 26.5% कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ 13.4% है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो नौकरी के साधन हो, जिस तरीके से इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां जनरेट हो रही हो, उसके नियम कानून वो अपने आप सेट करे विद देयर ओन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीसरा डिमांड। और चौथा डिमांड है इंक्रीज इन पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक एमपी है, वो चाहते
चाहते हैं कि भैया कम से कम हमारी जो रिप्रेजेंटेशन हो, हम इतने क्रिटिकल स्टेट हैं, बॉर्डर लाइन स्टेट है, हमारे विकास और हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 एमपीज तो कम से कम होने चाहिए। अब इसमें सरकार जिस तरीके से निगोशिएशन कर रही है, और इसीलिए टोन एंड टेनर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिस एरोगेंस से सरकार निगोशिएट कर रही है कि ये हमारा फैसला है, लेना है तो ले, नहीं तो आगे बढ़ो, उससे मेरे ख्याल से काफी लोगों को, निगोशिएटर्स को आहत जरूर हुई है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम 2 डिमांड्स की बात सोच भी सकते हैं, और वो है सेपरेट स्टेट कमीशन और जो आपका लोकसभा का सीट्स है 1 से 2 बढ़ाने की। वो तो वैसे में भी बात हो ही रही है कि हमारे लोकसभा के सीट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन जहां तक स्टेटहुड की बात है और इंक्लूजन इनटू द 6th शेड्यूल की बात है, वहां सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। प्लीज अगर आप कोशिश करें तो 2 मिनट मेरे साथ रहिए, इसको समझिए कि लोगों की वहां मंशा क्या है। और इसको हमने पहले भी कवर किया हुआ है देशभक्त पर, बट फिलहाल लद्दाख में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स होते हैं। अब ये ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल आप समझ लीजिए, अगर हम दिल्ली की बात करें, जहां दिल्ली सरकार के पास कुछ चीजें होती हैं लेकिन पुलिस जैसी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती है, हेल्थ उनके पास होती है, उसी तरीके का एक, उससे भी कम एक्चुअली, बट उसी तरीके का एक इशू है जहां उनके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग का हक है। लेकिन जहां तक लेजिस्लेटिव पावर्स की बात हो, फॉरेस्ट, लैंड, रिसोर्सेज, जॉब्स, वो उनके पास अपने ही एरिया में उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये सब दिल्ली से बैठकर कंट्रोल हो रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 6th शेड्यूल के अंदर, आर्टिकल 244, 6th शेड्यूल के अंदर उन्हें यह प्रोविजन दिया जाए, उन्हें भी 6th शेड्यूल के अंदर लाया जाए, जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे एरियाज में भी है। इससे क्या होगा, लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, सोशल कस्टम्स वगैरह, जो उनके बहुत प्राइज चीजें हैं, जिनको वो अपने पास रखना चाहते हैं, वो पुलिसिंग हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, वो सब उनके पास आएगा। इसमें माने बेसिकली एडीसीज में 30 मेंबर होते हैं, 5 साल का इनका टेन्योर होता है, तो उनके पास लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होगी, जुडिशियल अथॉरिटी होगी, अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी, अपने कल्चर को बचाने के लिए। ये बात आप तभी अप्रिशिएट कर पाओगे जब आप समझोगे कि कुछ लोग अपने ट्राइबल आइडेंटिटी, अपने कल्चर के लिए मर मिटने को तैयार हैं, तभी आप इस बात को अप्रिशिएट कर पाओगे। 97% जैसे मैंने बोला ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वो फिट भी करता है, और उन्होंने कहा है कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट में ये कर सकते हो तो हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते हो। बात में काफी दम है, और वो इसलिए भी चाहते हैं ये 6th शेड्यूल, जिससे बाहरी फोर्सेस आकर उनके वे ऑफ लाइफ को खराब ना कर दे। अब इसमें सरकार ने भी ऐसे काम किए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप आप काम करोगे, बड़े बड़े पूंजीपतियों को ले आओगे, बोलोगे 60,000 करोड़ का हम विंड एंड सोलर फार्म बैठा रहे हैं। वो भी कहां बैठा रहे हो, ग्रेजिंग एरियाज के ऊपर, जहां वहां के नोमैडिक हर्डर्स पहले से ग्रेजिंग करते आए हैं खरबों अरबों सालों से, पता नहीं कब से। आप बोल रहे हो कि हम वहां विंड फार्म बनाएंगे, वो ग्रेजिंग राइट्स रहेगा नहीं रहेगा, उनको वहां से बाहर उखाड़ दिया जाएगा, किसी को पता नहीं। बस ये लोगों के मन में डर बैठ गया है कि बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, अपना ग्रीन क्लाइमेट इनिशिएटिव लेकर आएंगे, और जो हमारे जो ग्रीन पैचेस हैं उनको खा जाएंगे। तो सरकार का जो एरोगेंस है, सरकार का जो रवैया है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि लोगों के मन में जो वहम बैठा है, जो डर बैठा है, उसे कैसे आगे बढ़ाया गया है। और इसी को लेकर ये पूरी जो मुहिम है, मूवमेंट है, वो आगे बढ़ रही थी। अब क्या ये मूवमेंट CIA फंडेड है, सोरोस फंडेड है, चाइना फंडेड है, वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो आज मेन स्ट्रीम नैरेटिव चल रहा है वो यही है कि सोनम वांगचुक एक स्पाई है, एक टेररिस्ट है, और देश को तोड़ने के लिए ये सारा काम हो रहा है। अगर आप सोनम वांगचुक को नहीं जानते हो तो फुंगसुक वांगडू को तो याद होगा जरूर आपको 3 इडियट्स में। फुंगसुक वांगडू का जो कैरेक्टर है वो सोनम वांगचुक से लूजली इंस्पायर्ड है, कि किस तरीके से एक रिमोट एरिया में बैठकर एक प्रोफेसर, एक टीचर पूरे एरिया को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है, जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रियल लाइफ के फुंगसुक वांगडू के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, जिस तरीके से सरकार अब बर्ताव कर रही है उनके साथ, जिस तरीके से उन्हें ही इस पूरे वायलेंस के लिए इल्जाम लगा रही है, तो रियल लाइफ में फुंगसुक वांगडू की हालत थोड़ी खराब हो गई है। मजे की बात यह है कि मेरा मतलब सोनम वांगचुक एक टाइम पर नरेंद्र मोदी के साथ आवाज अपनी रखते थे। जब नरेंद्र मोदी ने बॉयकॉट चाइना बोला था, तब इन्होंने बोला था, सोनम वांगचुक ने, बहुत अच्छा मेजर है। तो एक टाइम पर सरकार के प्रिय रहे हुए, जब वो आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार से कुछ मांगे करते हैं, तो किस तरीके से वही सरकार आपके खिलाफ हो सकती है, आपको आपका गिरबान पकड़ सकती है, यह स्टोरी बहुत अच्छे से दिखाती है।
सो जो लद्दाख एपेक्स बॉडी है, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, फुनसुक वांगडू अकेले ही नहीं है, जो दूसरे अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने मिलकर ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। इतने सालों से वो अपने हकों के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब इन लोगों ने शटडाउन की बात की 24 को, तब कुछ एलिमेंट्स ने जाकर इस वायलेंस को रूप दिया है, अंजाम दिया है। कौन एग्जैक्टली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज अभी तक साबित नहीं हुई है, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स और गंदी ओछी जो प्रोपेगेंडा है आईटी सेल की, वो शुरू हो चुकी है। और यही आती है मेन प्रॉब्लम। जब लोगों की आप गुहार नहीं सुनते हो, सिर्फ अपनी ही सुनाना चाहते हो, तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पहले तो आपने उनको प्रोटेस्टर्स को इलेजिटिमेट, इलीगल बता दिया, उनको बोल दिया कि आप ही वायलेंस कर रहे हो, कि भैया देश में आप अराजकता लाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे लद्दाख से देश में, पूरी देश में कैसे अराजकता आ गई ये पता नहीं, लेकिन गोदी मीडिया पहले ही इसमें चाइना, सीआईए वगैरह ले आई है। और आप जब ये काम करते हो, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, जब आप ये काम करते हो, अपने ही देशवासियों को इस तरीके से गद्दार, टेररिस्ट बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपने देशवासियों को आइसोलेट कर रहे हो। उसके बाद अब सरकार तो चाइना का नाम नहीं ले सकती है, तो अमित मालविया कहते हैं ये सारा काम कांग्रेस ने करवाया है। अब वहां सोनम वांगचुक खुद ही कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि 5,000 लोग इस तरीके से खड़ा कर दें। लेकिन बीजेपी को सूट करता है नैरेटिव कि नहीं, ये राहुल गांधी ने कराया है। भाई राहुल गांधी इतने पावरफुल हो गए हैं कि बीजेपी के दफ्तर वगैरह जलवा रहे हैं, तो लोगों को तो काफी डर लगेगा ये बात सुनकर। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर तो यही है कि सोनम वांगचुक ने खुद ये बोला है कि भैया बीजेपी ने ये काम नहीं कराया है, ये प्रोटेस्टिंग जो यूथ हैं उनमें से कुछ लोग अग्रसर हो गए जिन्होंने ये आग लगाया है, उन्होंने अपना मूवमेंट भी वापस ले लिया इस आगजनी के बाद। लेकिन सवाल है कि सरकार इसी को एक प्रीटेक्स्ट बनाकर लोगों को मारेगी और ये पूरे प्रोटेस्ट को स्कटल करने में भी शायद कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि हमारे देश में किस तरीके से प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है, कहां बोला जा रहा है कि ये जिहाद हो गया, वो जिहाद हो गया। मैं आपसे एक विनती करूंगा हाथ जोड़कर कि देखिए हमारे देश में मूर्ख जिहाद किस तरीके से फैल रहा है कि जहां कोई अपना आवाज उठाए उसे या तो जिहादी बोल दो, या तो फॉरेनर बोल दो, या तो सीआईए एसेट बोल दो, या तो चाइनीज बोल दो। अभी देखिए चाइना, अभी अभी यहां हुआ लद्दाख में ये चीजें, चाइना से इतना क्लोज सेंसिटिव एरिया है, तो ये चाइनीज इंफ्लुएंस से हो रहा है। वहां जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई अपनी आवाज उठाएगा तो वो पाकिस्तानी है, अगर पंजाब में फार्मर्स आवाज उठाएंगे तो वो खालिस्तानी है, केरला में अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो तो वैसे में भी आईसिस है, केरला स्टोरी आपको मालूम ही है, और बंगाल में तो आप जानते ही हो कि वो तो बांग्लादेशी है। और उत्तराखंड में, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो ये भी बता दूं, उत्तराखंड में किस तरीके से रास्ते पर स्टूडेंट्स अब उतर चुके हैं एग्जामिनेशन पेपर लीक को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, अपने अनसर्टेन फ्यूचर को लेकर। आप बोलेंगे कि उत्तराखंड में जो हो रहा है वो नेपाल ने फंड कराया, तो हो भी सकता है कि अब नेपाल जो खुद ही अपने क्राइसिस के साथ डील कर रहा हो, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे देखो ये सब नेपाल करवा रहा है। हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि दो खालिस्तानी, दो नेपाली, चाइना, आईसिस, बंगाल, बांग्लादेश आकर पूरे देश को तहस नहस कर रहा है। सरकार की कोई गलती नहीं हो सकती है, सारा का सारा इंटरनेशनल फॉर्मूला है। सरकार ने अपना काम पिछले 11 साल से इतनी अच्छी तरीके से किया है कि पूरी दुनिया जो है वो ईर्ष्या से जल रही है। प्रॉब्लम यह है कि ये मूर्ख जिहाद में बहुत सारे मूर्ख जो हमारे देश के हैं वो इसमें शामिल भी हो जाते हैं, अपनी मुंडी भी हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये सब फॉरेन चीजों ने किया है। और दूसरी तरफ हमारे देश के ही लोग फॉरेन पलायन कर रहे हैं कि दूसरे देश बोल रहे हैं भैया और इंडियंस मत भेजो, लेकिन फॉरेनर्स हमें सब तबाह कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि जिस तरीके से हम अब ले में और ये चीजें देख रहे हैं, अगला कश्मीर शायद अब लद्दाख बनने वाला है। जिस तरीके से कश्मीरियों को ट्रीट किया जाता है, अब लद्दाखियों को भी समझ में आएगा कि किस तरीके से नफरत फैलाई जाती है हमारे सोसाइटी में, किस तरीके से एलियनेशन होता है, किस तरीके से एक टेरर कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है। अब लद्दाखी भी ये समझेंगे, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं समझ रही है कि लोगों का जो पेशेंस है वो खत्म हो रहा है। इसीलिए अमित शाह ने देखिए क्या किया। अमित शाह ने जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उन्हें बोला है कि 1947 से जाओ और पता करो जो सारे जो अनरेस्ट हुई है हमारे देश में, प्रोटेस्ट हुई है हमारे देश में, वो कैसे हुई है, किसने कराई है, कैसे फंड हुआ, उनका अंजाम क्या हुआ, ये स्टडिंग क्यों चल रहा है, ये प्रोटेस्ट की एनालिसिस क्यों चल रही है, सरकार किस चीज से डर रही है। क्योंकि अगर सरकार अब अच्छे से काम करे, लोगों से बातचीत करे, तो मेरे ख्याल से कोई प्रोटेस्ट हमारे देश में तो नहीं करेगा। वी आर अ पीस लविंग कंट्री, और अगर हमसे सभ्य तरीके से बात किया जाए और सरकार एकदम अच्छे से काम करे, मेरे ख्याल से हमारे देश में कोई इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं करना चाहेगा। प्रोटेस्ट तब होता है
है जब आप सालों से किसी चीज को इग्नोर करोगे, ह्यूमिलिएट करोगे लोगों को, तब शायद वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इस तरीके की अराजकता करेंगे। तो ये देखने की बात है कि सरकार इतना डर क्यों रही है, सरकार को ऐसा क्या लग रहा है आने वाले दिनों में होगा। लेकिन ये तो क्लियर है कि सरकार अपनी गलती नहीं मानेगी, चाहे वो मनमोहन सिंह की गलती होगी, या तो नेहरू की गलती होगी, या तो बाबर की गलती होगी, औरंगजेब की गलती होगी, लेकिन सरकार की गलती कभी नहीं होगी। मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि गोदी मीडिया और आईटी सेल में ये जो झूठ, ये जो मूर्ख जिहाद फैला के रखा है कि सब बाहरी ताकतें कर रही हैं, पहले इंटरनल देखिए कि इंटरनल ताकतें क्या कर रही हैं। क्या लद्दाख में जो हुआ साजिश थी? बिल्कुल थी, लेकिन वो साजिश का जिम्मेदार कौन है ये आपको समझने की जरूरत है, तभी आप सच्ची में अपने आप को एक देशभक्त कहला पाओगे। नहीं तो आप मूर्ख जिहाद के ही एक हिस्सा बनकर रह जाओगे और बोलोगे कि सब विदेशी ताकतें ही करवा रही हैं। वायलेंस किसी चीज का सलूशन नहीं है, लेकिन वायलेंस हुआ क्यों वो समझना काफी जरूरी है। मेरे ख्याल से अभी हम वो काम नहीं कर रहे हैं। हम भी सरकार के प्रोपेगेंडा में आकर सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं, लेकिन जो सच्ची ब्लेम है जहां लाई करती है, जो सरकार सुनती नहीं है लोगों की, जो 6 साल से गुहार लगा रहे हैं, उन पर एकदम डेफ डम बनकर बैठी हुई है, उस सरकार को भी जवाब देना होगा कि इस तरीके से सिटीजंस को ट्रीट नहीं किया जा सकता है।